गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेनू सिंह फ्रॉम JWPC भरतपुर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड E206 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का चैप्टर 3 है ट्रांसफार्मर। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहाँ हम उसको यूज़ लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अपने पास 3 चीज़ें होती हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये अपने पावर सिस्टम का पार्ट है। लेकिन मैं यहाँ इसको क्यों डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि हमको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्या पड़ी, हम इसको क्यों यूज़ में लेते हैं। तो फर्स्टली अपना होता है जनरेशन। जनरेशन क्या होता है? जनरेशन हमेशा जनरेटिंग प्लांट के थ्रू होता है। अपने हाइड्रो है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, टाइडल है, विंड है, सोलर है। इन पावर प्लांट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जनरेशन। जनरेशन किसको बोलते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हम जानते हैं कि जो हमारा जो जनरेशन है हमेशा लो वोल्टेज पे होता है। लो वोल्टेज मतलब 11 kV पे होता है। लेकिन हमारे जो ट्रांसमिटिंग वोल्टेज हैं इंडिया के वो कितने हैं? 11, 33, 60 अप टू 765। हमारे जो इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिटिंग वोल्टेज है वो 765 kV हैं, किलो वोल्ट हैं। लेकिन हमारा जनरेशन तो 11 kV पे हो रहा है। तो इस 11 kV को 765 kV में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर हम अगर हम 765 kV पे करें, जब हमारे हाईएस्ट ट्रांसमिटिंग वोल्टेज 765 है या 400 है, 765 है, तो हम उसी वोल्टेज पर ही हम जनरेशन क्यों नहीं करते हैं? अगर हम जनरेशन 11 kV या 33, 11 kV पे तो हम करते हैं, अगर 33 या 66 या 400, अगर हम 11 से ऊपर अगर हम जनरेशन करते हैं थ्रू पावर प्लांट, तो जो प्लांट की कॉस्ट है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो अफोर्डेबल नहीं होती है। इसलिए कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा जनरेशन 11 kV पे करते हैं। हम जनरेशन 33 या 66 या 132 या 220 पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जो हमारे इंडिया में जो इक्विपमेंट हैं, जो जनरेटिंग प्लांट में जो यूज़ में आते हैं, वो उनको 11 kV के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। तो अपने इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और कॉस्ट को देखते हुए और फैसिलिटी को देखते हुए हम जो जनरेशन है हमेशा 11 kV पे करते हैं। तो इस 11 kV को 66 या 132 या 220 या 400 या 765 में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, सपोज 11 kV को हमको 66 में कन्वर्ट करना है, तो हम 66 kV का में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ हम कौन सा यूज़ करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेंगे। मतलब वोल्टेज को बढ़ाने की अगर ज़रूरत होती है तो भी हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे वोल्टेज 400 किलो वोल्ट हो गया, तो अगर उसको हमें कम करना है तो हम क्या करना है? कम करने के लिए भी हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो वोल्टेज को कम करना है और ज़्यादा करने के लिए, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको एक टर्म्स बताई थी कि जनरेशन होता है, देन ट्रांसमिशन होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरेशन मैंने तुमको बताया था कि 11 kV पे होता है, लो वोल्टेज पे होता है। और ट्रांसमिशन हमेशा किस पे होता है? हाई वोल्टेज पे होता है। किस पे होता है? हाई वोल्टेज पे होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है अपना जनरेटिंग स्टेशन, उसके बाद होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बाद होती है अपनी ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद होता है अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके बाद होता है लोड। क्योंकि लोड मतलब होता है कि जो घरों में जो सप्लाई होती है वो हमारा लोड होता है। लोड हमारा क्या होता है? लो वोल्टेज का होता है। तो इस स्टेप डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज पे होता है। तो इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, लोड को देने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी एक चीज़ क्लियर हुई है कि हम ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है? बस इसका सिंपल सा एक यूज़ है कि अगर हमें वोल्टेज को चेंज करना है, लो करना है, हाई करना है, तो हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, इसका ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है। सिंपल इसका है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करता है। तो डेफिनेशन क्या है ट्रांसफार्मर? तो इसकी एक डेफिनेशन है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज
टू अ लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वाइस वर्सा कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है बिना फ्रीक्वेंसी के चेंज की। यह एक चीज़ याद रखना कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट करता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो जिसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, जो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फाइनली डेफिनेशन क्या हुई ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट which is used to transfer electrical power from one circuit to another circuit by changing frequency same and at the same time by increasing voltage and decreasing current and vice versa। तो जब ये पावर को ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, तो उस स्थिति में क्या होता है, पावर हमारी कांस्टेंट होती है। तो इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है ट्रांसफार्मर पे कि ट्रांसफार्मर हमारी एक कैसी डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर हमारी एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। स्टैटिक का मतलब स्थिर, देयर इज़ नो मूविंग पार्ट। तो स्टैटिक डिवाइस है और इसमें क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और जब पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट करते हैं तो हमारी जो पावर है वो भी क्या होती है, सेम होती है। बट क्या चेंज आता है, वोल्टेज अगर इनपुट पावर P1 और आउटपुट पावर P2 है, अगर P1 इक्वल टू P2 है तो P1 में अगर अपना V1 बढ़ रहा है तो I1 कम होगा। वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के पावर को कांस्टेंट रखने के लिए सेम टाइम अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारा करंट कम होगा। सिमिलर ऐसे आउटपुट में अगर पावर को हमको कांस्टेंट रखना है तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करके तो करंट को हमको डिक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये हुआ हमारा ट्रांसफ़र। इसका ये अपना क्या है, एक डायग्राम है। इसमें अपना क्या क्या होता है, एक मेन टैंक होता है, ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक्स होता है, ये लो वोल्टेज इसमें बुशेज़ होती हैं, बुशिंग होती हैं, इसमें कूलिंग ट्यूब्स होते हैं, टैंक होता है, मेन टैंक होता है। इसका हम आगे डिस्कस करते हैं। अब है बेसिक पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, कि हम जब ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करेंगे तो हम किस किस पार्ट का डिस्कशन करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहला होता है एक लैमिनेटेड कोर होती है। क्या होती है, एक लैमिनेटेड कोर होती है। फिर होती है वाइंडिंग, फिर होता है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, टेप चेंजर्स होते हैं, ऑयल कंजर्वेटर्स होता है, ब्रीदर्स होते हैं, ऑयल ट्यूब्स होते हैं। तो ये इसके मेन पार्ट हैं ट्रांसफार्मर के। ये ट्रांसफार्मर का हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसमें ये अपने 8-10 मेन पार्ट होते हैं। कोर, वाइंडिंग है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ऑयल है, टेप चेंजर्स हैं, कंजर्वेटर टैंक क्या होता है। तो इनको हम डीपली 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है अपनी कोर। फर्स्ट अपनी क्या है, कोर। कोर क्या होती है, ठीक है। कोर क्या होती है, द कोर एक्ट एज अ सपोर्ट टू द वाइंडिंग। कोर क्या होती है कि जिस पर हमारी वाइंडिंग लगी होती है, ठीक है। तो कोर एक्ट एज अ सपोर्ट टू द वाइंडिंग इन द ट्रांसफार्मर। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ लो रिलेक्टेंस पार्ट टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो होने के लिए लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है, जिससे कि मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस हो, जिससे कि हमको मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट हो सके कॉइल में, ठीक है। तो कोर यहाँ क्या है, कोर एक सपोर्टर है जिसके ऊपर हमारी वाइंडिंग होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे वाइंडिंग का, तब हम बताएंगे। कोर क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। कोर क्या हमारा एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि एक लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। और ये जो हमारी कोर बनी होती है वो सॉफ्ट आयरन कोर होती है। किसकी होती है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जो कि क्या होती है, लैमिनेटेड होती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट एंड हिस्टेरिस लॉसेज। हमेशा जो लेमिनेशन करते हैं लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। जो हमारी कोर होती है, मैं इसका पहले तो मैं एक डायग्राम बता देती हूँ कोर क्या है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये हमारी एक कोर है जिसमें ये आगे जो हमको दिखा रखा है ये सिंगल लेमिनेशन है। ये एक कोर है, मतलब एक लेमिनेशन है। ऐसी बहुत सारी सिंगल लेमिनेटेड कोर को जॉइंट करके एक कोर बनता है। तो ये जो स्क्वायर शेप में आएगा ये हमारी क्या है, कोर है। जो कोर क्या है, लेमिनेशन के थ्रू बनाई जाती है। अब इसमें देखो, इट इज़ मेड ऑफ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेज एंड हिस्टेरिस लॉसेज। इसको हम लेमिनेशन क्यों करते हैं इसका कोर का, जिससे कि हम इस लॉसेस को रिड्यूस कर सकें। द कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर।
डिपेंड अपॉन सच अ फैक्टर वोल्टेज करंट फ्रिक्वेंसी। तो जो इसका हम कोर को बनाते हैं, इसका जो हम कंपोजिशन करते हैं बनाते टाइम, तो उसमें हम किस किस चीज़ को ध्यान में रख के उस कोर का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को और करंट को देखते हुए हम उस कोर का कंपोजिशन करते हैं, ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करते हैं टाइम। तो जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉपर लॉसेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयरन लॉसेज। तो ये जो कोर है इसका डायमीटर दिख रहा है, तो इसका जो डायमीटर होता है कोर का, वो अपनी कॉपर लॉसेस के प्रोपोर्शनल होता है। कॉपर लॉसेस क्या होती हैं, I²R। मेनली कॉपर लॉसेस किस पर डिपेंड करती हैं, करंट फ्लो इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनली होती हैं, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं वो आयरन लॉसेस की प्रोपोर्शनल होती हैं। जो आयरन लॉसेस क्या होती हैं, वो मेनली कोर पर डिपेंड करती हैं कि उसमें कौन कौन सा हमने मटेरियल यूज़ किया है, कौन सा कंपोजिशन यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि अपने कंस्ट्रक्शन के वाइज, अगर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारी कोर दो, ट्रांसफार्मर हमारा दो टाइप का होता है, कोर टाइप और शेल टाइप। ठीक है, तो इसमें यह है कि कोर टाइप और शेल टाइप क्या होता है, ये इसमें डायग्राम में देखो, कोर टाइप और ये शेल टाइप। तो ये बीच में पहले हम कोर टाइप का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम शेल टाइप का डिस्कशन करते हैं। तो कोर टाइप का डिस्कशन करने के लिए मैं ये वाला डायग्राम बता देती हूँ। देखो, अभी मैंने आपको एक बताया था कि कोर था वो सिंगल लेमिनेटेड स्ट्रिप्स को मिलाकर एक कोर बनती है, बहुत सारी स्ट्रिप्स को मिलाकर एक हमारी कॉइल बनती है, कॉइल मतलब कोर बनती है। अब ये हमारी क्या हुई, कोर हो गई। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोर क्या है, हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। कोर क्या है, कोर क्या है, हमारा सपोर्ट। तो ये क्या है, ये जिस पे जो ऑरेंज है, ये हमारी क्या है, वाइंडिंग है। क्या है हमारी, ये वाइंडिंग है। वो किसके ऊपर सपोर्ट कर रही है, हमारी कोर के ऊपर। अगर कोर नहीं होती तो हमारी वाइंडिंग भी नहीं होती। तो कोर क्या है, एक हमारी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। लेमिनेशन हम क्यों करते हैं, लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अब इस कोर टाइप ट्रांसफार्मर को देखो, तो इसमें सबसे ऊपर जस्ट कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लो वोल्टेज इंसुलेशन करते हैं। उसके ऊपर हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। कोर के जस्ट ऊपर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग रखते हैं। क्यों रखते हैं, लो वोल्टेज होगा तो उसमें हमारा जो लॉसेस होगी हमारी रिड्यूस हो जाती हैं, इसलिए हम, और लीकेज जो फ्लक्स होते हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए जस्ट हम कोर के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को पहले नहीं रखते, हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखते हैं। तो पहले कोर के ऊपर हमने क्या किया है, लेमिनेशन किया है, इंसुलेशन किया है, उसके बाद हमने वाइंडिंग रखी है। वाइंडिंग रखने के जस्ट बाद हमने हाई वोल्टेज इंसुलेशन किया है, क्योंकि हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखनी है। तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में एक इंसुलेशन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन होना चाहिए प्रॉपर सेफ्टी के लिए। तो ये हमारा है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है। क्या होती है, कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है। अब यहाँ हम देखते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इस डायग्राम में देखना, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है कि वाइंडिंग हमारी क्या है, अंदर है, कोर इनके चारों तरफ है, कोर इनके चारों तरफ है। अब देखो, ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स दिख रहा है वो क्या, हमारा सिंगल फ्लक्स, पूरी कोर में एक सेम फ्लक्स प्रोड्यूस होता है 5। लेकिन जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें जो हमारा जो फ्लक्स है वो डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट में अलग जाता है, क्लॉक में अलग चलता है और एंटी क्लॉक में अलग चलता है। तो टोटल फ्लक्स तो होने को तो 5 होता है, लेकिन वो डिवाइड हो जाता है 5/2 और एंड 5/2। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स ये हैं, ये जो एरो में दिखाई गई हैं। तो ये हो गया हमारा कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब हम सिंगल फेज और 3 फेज के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज में इसमें 2 वाइंडिंग का यूज़ करते हैं हम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, कोर टाइप में ये 2 लगे हुए हैं, कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग लगी हुई है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन अगर हम 3 फेज कनेक्शन की बात करते हैं तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 3, ये जो कनेक्शन दिख रहा है 3 वाइंडिंग है। वाइंडिंग तो 2 ही होती हैं, लेकिन इसका ये कनेक्शन बनता है। सिमिलर शेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग अंदर है, चारों तरफ से हमारी कोर है। सिमिलर ये हमारा 3 फेज के लिए है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ये हमने कोर पढ़ लिया। कोर क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। कोर क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, किसके लिए, वाइंडिंग के लिए, क्योंकि कोर के ऊपर हमारी वाइंडिंग लगी
होती हैं और ये लेमिनेटेड स्टील की बनी होती है, और लेमिनेशन हम इसलिए करते हैं लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। और सिंगल फेज़ में अलग होता है, 3 फेज़ में अलग होता है। और ये जो अब हम बात करते हैं वाइंडिंग का। 2 सेट ऑफ वाइंडिंग आर मेड ओवर द ट्रांसफार्मर कोर। 2 सेट ऑफ वाइंडिंग मतलब इसमें बोला है 2 सेट ऑफ वाइंडिंग मेड ओवर द ट्रांसफार्मर कोर। कोर के ऊपर 2 सेट का हम यूज़ करते हैं। द 2 सेट ऑफ वाइंडिंग आर मेड ओवर द ट्रांसफार्मर कोर एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो ये अभी मैंने जो डायग्राम में बताया था, इसमें ये जो वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, वो एक दूसरे से इंसुलेशन है ना। ये जो ब्लू है इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और इसमें जो रेड से इंडिकेट हो रहा है लो वोल्टेज इंसुलेशन और हाई वोल्टेज इंसुलेशन। तो कहने का मतलब है कि वाइंडिंगों के बीच में भी हमारा क्या होता है, इंसुलेशन होता है। वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल टर्न्स ऑफ कॉपर कंडक्टर बंडल टुगेदर एंड कनेक्टेड इन सीरीज़। तो ये जो वाइंडिंग है वो हमेशा क्या होती है, इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, और ये टर्न्स क्या होते हैं, हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, जिससे कि इसमें इक्वल करंट फ्लो हो। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है उसको हमने 2 टाइप से इसका डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई के आधार पर वाइंडिंग अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है, और वोल्टेज रेंज के अकॉर्डिंग भी हमने वाइंडिंग का अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। तो इनपुट और आउटपुट सप्लाई के अकॉर्डिंग हमने इसको प्राइमरी वाइंडिंग और सप्लाई वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग बोला है। दीज प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, दीज आर वाइंडिंग टू विच द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड। जिस पर हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जिससे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर में एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सेकेंडरी साइड हो या प्राइमरी साइड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जिस वाइंडिंग को हम लोड से कनेक्ट करते हैं उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब है वोल्टेज के अकॉर्डिंग, तो एक होती है अपनी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और दूसरी कौन सी होती है हमारी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या होती है, हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज का मतलब क्या होगा, इट इज़ मेड ऑफ द कॉपर कंडक्टर। वाइंडिंग हमेशा क्या होता है, कॉपर की बनी होती है। कॉपर की बनी होने की वजह से इसमें लॉसेस होती हैं, इसीलिए जो वाइंडिंग का है हमेशा इंसुलेशन करते हैं एक दूसरे से, लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। तो जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो कॉपर की बनी होती है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स मेड शैल बी मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग का मल्टीपल टर्न्स होते हैं इसमें। द कंडक्टर यूज़, जो इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग में क्या होता है, हाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज अपना हाई है तो उसमें करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इसके जो टर्न्स बनाते हैं वो थिन वायर के बनाते हैं, और जो उसके जो टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब हम टर्न्स थिन वायर के बनाते हैं तो उसकी संख्या ज़्यादा होती है, और जो हम टर्न थिक वायर मतलब मोटे वायर के बनाते हैं तो उसकी संख्या कम होती है, ये हमेशा याद रखना। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो हाई वोल्टेज की वजह से उसमें क्या होगा, करंट लो होगा। करंट लो होगा तो इसलिए इसके जो टर्न्स हैं वो पतले बनाते हैं, पतले बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा टर्न्स आएंगे। तो कंडक्टर यूज विथ थिनर देन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्यूअर नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें क्या होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग का समझना, अगर लो वोल्टेज है तो क्या होगा, हाई करंट होगा। हाई करंट होगा तो डायरेक्ट अगर करंट उस वाइंडिंग में जाएगा तो हमारी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, इसलिए उस करंट को ईज़िली उस वाइंडिंग में फ्लो हो जाए, इसलिए इसके जो वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं उनको मोटे तारों का बनाया जाता है। और मोटे तारों के जब टर्न्स बनते हैं तो उसमें टर्न्स की संख्या कम होती है कंपेयर टू पतले तारों के। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में हाई करंट है तो उसकी वजह से इसमें मोटे तार हैं, मोटे तार होने की वजह से इसमें टर्न्स की संख्या कम होती है। ये भी क्या बनती है, थिक कॉपर कंडक्टर की बनी होती है। इट इज़ मेड ऑफ द थिक मतलब मोटे कॉपर कंडक्टर की बनी होती है। दिस इज़ बिकॉज द करंट इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज़ हायर देन दैट ऑफ द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारी हमने वाइंडिंग का कर दिया।
अब हम देखते हैं कि हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर था और एक हमारा क्या था, शेल टाइप ट्रांसफार्मर था। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम कौन सी वाइंडिंग यूज़ करते हैं और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि कोर टाइप और शेल टाइप। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम किस वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। थैंक यू।